नमस्कार साथियों, इतिहास के अध्याय में एक बार फिर आपका स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 के अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद से बनने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस देश से शुरू हुई थी? यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कहाँ से शुरू हुई थी? और आपके विकल्प हैं जर्मनी, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस। इनमें से कहाँ शुरू हुई थी? तो इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस से राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति शुरू हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फ्रांस में स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? फ्रांस में स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? और आपके विकल्प देखिए, नेशनल असेंबली, दूसरा विकल्प है नेशनल काउंसिल, तीसरा विकल्प है राजभवन और चौथा विकल्प है नेशनल काउंसलिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नेशनल असेंबली। तो आगे चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। फ्रांसीसी क्रांति के बाद किस भाषा को साझा भाषा के रूप में चुना गया था? जब फ्रांस की क्रांति हो चुकी थी तो उसके बाद कौन सी भाषा को साझा भाषा के रूप में चुना गया था? और आपके विकल्प देखिए, जर्मन, जापानी, अंग्रेजी, फ्रेंच। इसका सही उत्तर क्या होगा? इस फ्रांस की क्रांति के बाद कौन सी भाषा को चुना गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंच भाषा। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें और कमेंट करके अपना सुझाव दें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नेपोलियन द्वारा नेपोलियन संहिता का निर्माण कब किया गया था? नेपोलियन द्वारा नेपोलियन संहिता का निर्माण कब किया गया था? और आपके विकल्प हैं 1801, 1802, 1803 और 1804। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1804 में। अगर आपने इस पूरे पाठ को पढ़ा है, जो हमारे चैनल पर ही उपलब्ध है 3 भागों में, भाग 1, 2 और 3 में, तो उसमें ये सारी बातें कवर की गई है। अगर आप उस पाठ को पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पाठ का लिंक दिया गया है, तो उस पर क्लिक करके पूरा पाठ आप पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं अगले अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर। फ्रेडरिक सर्व्यू द्वारा कितने चित्रों का निर्माण किया गया था? अपनी किताब में है, फ्रेडरिक सर्व्यू नाम का एक चित्रकार है, उसने कितने चित्रों का निर्माण किया था? एक श्रृंखला बनाई थी। और आपके विकल्प हैं 7, 4, 11 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 4। फ्रेडरिक सर्व्यू ने 4 चित्रों का निर्माण किया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक सर्व्यू द्वारा निर्मित चित्रों में जो लोग हैं वो किस देवी की पूजा कर रहे हैं? फ्रेडरिक सर्व्यू ने चित्र बनाया, उसमें लोग किसी देवी की पूजा कर रहे हैं, तो वो कौन सी देवी की पूजा कर रहे हैं? और आपके विकल्प देखिए, सरस्वती, स्वतंत्रता, दुर्गा या ईसा मसीह की माता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता। सारे लोग जो हैं वो स्वतंत्रता देवी की पूजा कर रहे थे, वंदना कर रहे थे। अब अगला प्रश्न देखिए, फ्रेडरिक सर्व्यू द्वारा निर्मित चित्र में प्रतिमा के आगे किसके अवशेष बिखरे हुए हैं? फ्रेडरिक सर्व्यू ने जो चित्र बनाया उसमें आगे अवशेष बिखरे हुए हैं, तो किसके अवशेष बिखरे हुए हैं? फ्रांस की जनता के, जर्मनी की जनता के, निरंकुश संस्थाओं के या गणतंत्र के? फ्रेडरिक सर्व्यू के चित्र में सामने किसके अवशेष बिखरे हुए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निरंकुश संस्थाओं के। अगर आपने हमारे वीडियो को ध्यान से देखा है, जो इस पार्ट का वीडियो हमने बनाया है, तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर की गई है, उसमें ये चीज़ें दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाकर वीडियो देखिए। आगे है अगला प्रश्न, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उसके क्या कारण थे? पहला विकल्प देखिए, निरंकुश शासन व्यवस्था वहाँ थी। दूसरा विकल्प है उदारवादी विचारों का प्रसार हुआ। तीसरा विकल्प है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा। और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मित्रों उपरोक्त सभी। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्रमांक पर। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी से पहले यूरोपीय समाज किन भागों में बटा हुआ था? कौन कौन से भागों में बटा हुआ था? कुलीन, कृषक, दोनों या दोनों नहीं? तो कौन कौन से भागों में बटा हुआ था? तो कुलीन और कृषक दोनों भागों में, यानी कि सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है आपके सामने, उदारवाद शब्द लातिन भाषा के लीबर पर आधारित है और इसका अर्थ होता है, लीबर शब्द का अर्थ क्या होता है? अधीन, अभाव, आज़ाद, गुलाम।
जो उदारवाद है वो लातिन भाषा के मूल शब्द है एक लिबर, उस लिबर शब्द से बना है। और इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आज़ाद, यानी कि विकल्प सी यहाँ हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है और ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है, उदारवादी राष्ट्रवादियों के बारे में कौन सी बात गलत है? यहाँ गलत को अंडरलाइन कीजिए, गलत को बताना है अपन को। इसमें से 3 बातें सही है और 1 बात गलत है। पहली बात जो है वह है कि वह सहमति पर बनी सरकार पर जोर देते थे, यानी कि उदारवादी जो राष्ट्रवादी थे वह सहमति पर बनी सरकार पर जोर देते थे। यह बात सही है या गलत है? दूसरा विकल्प है, वह संविधान और संसदीय सरकार के पक्षधर थे, यानी कि वो ऐसा शासन चाहते थे जो किसी नियम कानून के अनुसार चले। तीसरी बात, वह संपत्ति, निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे। और डी विकल्प है, वह निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल नहीं देते थे। और अपन को क्या बताना है? गलत बात। तो पहली बात सही है बिल्कुल, वह सहमति पर बनी सरकार पर जोर देते थे। दूसरी बात भी सही है, तीसरी भी सही है, चौथी गलत है, क्योंकि वह तो निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे। और डी विकल्प है जहाँ के नहीं देते थे, तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी विकल्प। अब अगला प्रश्न देखिए, नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से रिक्त स्थान राज्यों का एक महासंघ बना। कितने राज्यों का एक महासंघ बना था? 38, 29, 28 या 39? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 39 राज्यों का एक महासंघ नेपोलियन ने बनाया था। अगला प्रश्न है, नेपोलियन के दौर में एले शब्द का संबंध था। नेपोलियन के दौर में एले क्या था? एक प्रकार की तलवार थी, या एक राज्य का नाम था, या भूमि मापने का कोई पैमाना था, या कपड़े मापने का कोई पैमाना था? तो एले था कपड़े मापने का एक पैमाना। अब अगला प्रश्न देखिए, रेनन ने राष्ट्रवाद को किस प्रकार की पूंजी कहा है? जो राष्ट्र विचार पर आधारित है। रेनन ने राष्ट्रवाद को किस प्रकार की पूंजी कहा है? और विकल्प देखिए, राजनीतिक पूंजी, आर्थिक पूंजी, सामाजिक पूंजी या भौतिक पूंजी। किस प्रकार की पूंजी कहा है? तो रेनन ने कहा है राष्ट्रवाद को सामाजिक पूंजी। अगर आपने ये हमारा वीडियो देखा हो तो उस वीडियो में इस बात को अंडरलाइन भी किया गया था कि ये एक प्रकार की सामाजिक पूंजी है। जहां हमने इस पार्ट की चर्चा की थी वहां हमने ये चर्चा कर रखी है कि ये एक सामाजिक पूंजी है। और जो अर्नेस्ट रेनन है इसके बारे में पूरा अपन ने एक लेख पढ़ा था। आगे का प्रश्न देखिए, अर्नेस्ट रेनन 1882 में सोबॉर्न विश्वविद्यालय में राष्ट्रवाद पर व्याख्यान देता है। यह व्याख्यान किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? जो अर्नेस्ट रेनन का व्याख्यान था वो किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? विकल्प देखिए, राष्ट्रवाद क्या है, समाजवाद, राष्ट्रवाद या राष्ट्र क्या है? तो कौन से शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो ये था राष्ट्र क्या है शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। अब अगला प्रश्न देखिए, रेबमान था, क्या था ये? जो मेंज नामक शहर में रहता था और वह जर्मन जैकोबिन गुट का सदस्य था। तो क्या था ये? एक प्रकार का ये पत्रकार था। पत्रकार लगा दीजिए, विकल्प बी। अब अगला अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जोल्वेराइन क्या था? जोल्वेराइन एक प्रकार का जर्मन शुल्क संघ था, या राजा का शाही आवास था, या सैनिकों की एक संस्था थी, या एक प्रकार का कर था? तो जोल्वेराइन एक जर्मन शुल्क संघ था। आगे देखिए, नेपोलियन के समय किसे वोट देने का अधिकार था? केवल पुरुषों को, केवल महिलाओं को, दोनों को, यानी कि महिला और पुरुष दोनों को, या दोनों को नहीं? तो उस समय वोट देने का अधिकार केवल पुरुषों को था, यानी विकल्प ए यहाँ सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जोल्वेराइन के बारे में कौन सी बात गलत है? इसको गलत को अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न अगर परीक्षा में आए तो अपन को बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये हम तभी कर पाएंगे जब आप इतिहास के अध्याय 412 पर इस पाठ को पढ़ेंगे, यानी कि वहाँ इस पाठ को बारीकी से पढ़ाया गया है, हमने पूरा प्रयास किया है। तो अगर आपने हमारे यहाँ ये पाठ पढ़ा है तो आप इसका उत्तर कर पाओगे। तो ध्यान से पढ़िए, पहला विकल्प है, इसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। किसमें? जोल्वेराइन में। दूसरा विकल्प है, यह 1834 में प्रशा की पहल पर स्थापित हुआ था। तीसरा विकल्प है, इसमें मुद्राओं की संख्या 30 कर दी गई थी जो पहले 2 थी। और चौथा विकल्प है, यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था।
तो इसमें जो विकल्प सी है वह बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें मुद्राओं की संख्या 2 कर दी थी, जो पहले कितनी थी 30, जबकि यहाँ उल्टा लिखा है। यहाँ क्या लिखा है कि मुद्राओं की संख्या 30 कर दी गई, जो पहले 2 थी, जबकि ऐसा नहीं है। पहले 30 प्रकार की मुद्राएं चलती थी, जो जोलवेरायन स्थापित होने के बाद कितनी कर दी गई थी, 2 कर दी गई थी। तो यहाँ पर ये भी गलत है, तो सी आप लगा दीजिए। अब अंतिम प्रश्न जो आज का है उसे ध्यान से पढ़िए, वह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन सी 1804 की नेपोलियन की संहिता की विशेषता नहीं है? जो 1804 में नेपोलियन संहिता आई थी उसकी विशेषता नहीं है। और पहला प्रश्न देखिए, पहला विकल्प, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए, यानी कि नेपोलियन संहिता में जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। दूसरा है प्रशासनिक व्यवस्था विभाजन को सरल कर दिया गया था। तीसरा सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। और चौथा फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार दे दिया गया था। तो यहाँ जो चौथी बात है डी विकल्प, वह गलत है। उसमें फ्रांस की महिलाओं को वोट डालने का यानी कि मताधिकार नहीं दिया था। तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मित्रों ये थे पार्ट 1 के टॉप 20 प्रश्न। आगे भी इस पार्ट के और प्रश्न अभी अपन बनाएंगे, ताकि एक एक प्रश्न पर अपन पढ़ सकें और हम जो है 100 में से 100 नंबर ला सकें। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए, तथा आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके परमानेंट रूप से हमारे साथ जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत।